टेंथ क्लास के 12वें चैप्टर में आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ शिक्षा और संस्कृति। सामान्य तौर पे जब भी तुम पढ़ते हो बच्चे, मैट्रिक के बच्चे हो, इंटर के हो, ग्रेजुएशन के हो, मास्टर डिग्री किया हुआ व्यक्ति है और उसको भी नहीं पता रहता है कि शिक्षा तो ग्रहण करते हैं जीवन भर, शिक्षा किसे कहते हैं। तो दरअसल थोड़ा सा मैं पहले बता दूं इसकी भूमिका। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। कौन से धातु? जिसका अर्थ होता है सीखना। कुछ भी हम सीखते हैं तो वही क्या है? शिक्षा है। अब सीखने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है। यहाँ पे आते हो, मैं तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या एसएसटी सिखाता हूँ, सीख कर जाते हो तो क्या है? शिक्षा है। घर पे जाते हो, माँ तुम्हें सिखाती है कि बेटा गुरु जी का सम्मान करना, बड़ों का इज्जत करना, छोटे को प्यार देना, हिंसा मत करना, मार झगड़ा मत करना, चोरी मत करना। तो ये सब भी क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा गुरु से भी ग्रहण करते हो तुम, शिक्षा माता पिता से भी ग्रहण करते हो। शिक्षा माने सीखना। सब सीखते हैं ना हम लोग। कुछ शिक्षा ऐसी होती है जैसे तुम सड़क पे जाते हो और कुत्ते से भी सीख लेते हो। अब सोचो कुत्ते से कैसे सीखेंगे? देख रहे हो कुत्ते दौड़ के सड़क पार किया और एक तो गाड़ी वाला आया उसको धक्का मार दिया। तुम कुत्ते को देखे कि कुत्ता तो मर गया, तुम वहीं सीख लिए कि मुझे सड़क अगर पार करना हो तो मैं देखूंगा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे, दोनों तरफ देख लेंगे, कोई गाड़ी नहीं आएगी, तब हम वहाँ से रास्ता क्रॉस करेंगे। तो कुत्ता, भेड़, बिल्ली, सियार से लेके, इंसान से लेके, माता पिता से लेके, हम सभी जगह जो कुछ सीखते हैं वही क्या है? शिक्षा है। क्लियर है बच्चे? तो शिक्षा के बारे में, सीखने के बारे में गांधी जी, चूँकि इस पाठ के लेखक ये कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो गांधी जी ही चूँकि इसके लेखक है, इसीलिए उनके नज़र में शिक्षा क्या है ये हम जानेंगे। तो शिक्षा सामान्य तौर पे शिक्षा का मतलब क्या होता है जी? सीखना। शिक्षा संस्कृत के किस शब्द से बना है? शिक्ष धातु से बना है बच्चे, जिसका अर्थ होता है सीखना। अब समझ लो, दूसरे तरीके से अब हम पढ़ेंगे इसमें का संस्कृति। दूसरा शब्द कौन सा है? संस्कृति दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस कृति। सम माने होता है बराबर, कृति का मतलब होता है कार्य। ऐसा कोई भी कार्य यदि हम करते हैं जिससे सभी के सभी लोग प्रसन्न हों, वही हमारी क्या है? संस्कृति है। अब संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। अरे समझ में जी? तो कल्चर इज व्हाट वी आर। संस्कृति क्या है? जो हम हैं, बरसों से हमारे यहाँ जो चलते चला रहा है वह हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति में जो हमारी पुरातन प्रथाएं हैं बच्चे, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, वही हमारी क्या है? संस्कृति है। और संस्कृति में जब हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सुधार कर लेते हैं, तो वो हमारा सभ्यता हो जाता है। तो दो शब्द एक साथ आता है, एक आता है संस्कृति और दूसरा आता है सभ्यता। तो संस्कृति क्या है? तो कल्चर इज व्हाट वी आर। संस्कृति वह है जो हम हैं। हमारे घरों में शुरू से जो भी चलते आ रहा है वो हमारी क्या है? संस्कृति है। जैसे भारत की संस्कृति ये है कि भारत के सभी लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं बच्चे। पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं, स्त्रियाँ साड़ी पहनती है। ये हमारी संस्कृति है। और वही अब समझ लो कि उस संस्कृति में हमने क्या किया? परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन किस प्रकार का हुआ कि परिवर्तन इस प्रकार का कि पहले मान लो लड़कियां साड़ी पहनती थी, भारत की संस्कृति है साड़ी पहनना, लेकिन तुम लोग देखोगे लड़कियां सलवार समीज पहन लेती है, जीन्स भी पहनती है, स्कर्ट भी पहन लेती है, टी शर्ट भी पहन लेती है। तो वो क्या हो गया जी? सभ्यता हो गया बच्चे। वो अपने आप को सभ्य बनाने लगती है। गाँव में हम ही लोग हैं, हम लोग धोती कुर्ता अगर पहनेंगे, हम ही लोग के चाचा का बच्चा अगर समझ लो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अगर चला गया है, वो आएगा जब पहनेगा तो हम लोग को देख कर क्या कहेगा? ये पिछड़ा हुआ है। ये सब हम लोग को क्या कहता है? सब
और अपने जीन्स पैंट टी शर्ट पहनेगा एकदम जिस दिन हाउ आर यू अगर करेगा तो अपने आप को सिविलाइज कहते हैं सभी। हम अपने घरों में जो खाना खाते हैं बच्चे, खाना खाते हैं तो किस पर खाते हैं? किचन में खाना बन गया, रसोई घर से खाना लिया, बैठ गया, प्लास्टिक लगा के एकदम लेके खाए जा रहे हैं एकदम। अगर दही चूड़ा खाए आधा मुंह में आधा नाक पे लग गया बच्चा, वो हमारी क्या है? संस्कृति है। लेकिन अब उसी खाने को अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, ये कपड़ा भी यहाँ लगा लेते हैं, चम्मच ले लेते हैं और चम्मच लेके खाने लगे तो कहते हैं भाई बड़ा सिविलाइज है ये। आ रहा समझ में ना? वो सभ्यता। तो संस्कृति वह है जो माने पुरातन तौर पे हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है। अब मुसलमानों की संस्कृति अलग है, हिंदुओं की संस्कृति अलग है। अब मुसलमानों में देखोगे भाई अच्छा खासा व्यक्ति रुपया पैसा खूब कमाया, लेकिन धोती के जगह वो क्या पहन लेगा? लुंगी पहन लेगा बेचारा, एक ठो कुर्ता पहन लेगा, ऊपर से एक ठो टोपी भी लगा लेगा। और इस तरीके से वो मुसलमानों की संस्कृति हो गई लुंगी कुर्ता। आ रहा समझ में ना जी? तो इस तरीके से टोपी लगा लेंगे तो वो हो जाएगा मुसलमानों की संस्कृति। तो संस्कृति और शिक्षा के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो किसके अनुसार? लेखक के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार। कहता है कि लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। कौन है जी? इनका जन्म कब हुआ था बच्चे? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चे, और 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया। चूँकि इसके लेखक महात्मा गांधी हैं, द ग्रेट लीडर, वो ताकत जो हमारे पॉकेट में आ जाए तो हम लोग मर्द हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना? गर्दन उठा के मार्केट में चलते हैं। माने गांधी बाबा जब रहते हैं तो तुम लोगों को मर्दानगी का एहसास होता है कि नहीं बच्चे? होता है, एकदम अकड़ के चलेगा। कितना का दाम है बच्चे इस किसी भी सामान का, ऐसा बोलते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म लेने वाला मोहनदास, जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए इनको पूरा नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, और 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई कस्तूरबा बाई से। किससे किया गया? 13 वर्ष का मतलब 5वीं 6ठी क्लास में थे बच्चे अभी, ये मुश्किल से समझ में आ गया ना जी? करीब करीब 5-6 साल का बच्चा पहली क्लास में होता है। तो ये थे मात्र 13 वर्ष के, तब तक उनकी शादी हो गई किससे? कस्तूरबा बाई। लेकिन शादी के बाद भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा बच्चे, वो पढ़ते रहे और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए 1891 ईस्वी में लंदन गए। बैरिस्टर किससे कहते हैं बच्चे? हाँ, वकील को हम लोग कहते हैं, लेकिन वकील और बैरिस्टर में फ़र्क है बच्चे। जो व्यक्ति अपने देश में अगर कोई वकील, माने समझो कि ये केस लड़ता है, उसे हम वकील कहते हैं। और जो एक से अधिक देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में जो वकालत कर सके, उसे हम बैरिस्टर बोलते हैं। तो गांधी जी क्या थे? बैरिस्टर। 1893 ईस्वी में गांधी जी बैरिस्टर बनकर जब समझो कि लंदन से हमारे भारत में आए, तो 2 साल, माने समझ लो बच्चे, 1891 में जब वो बैरिस्टर बनकर आए, तो उस समय समझो 1891 से लेकर 1893 तक 2 साल ये मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए। लेकिन एक केस के सिलसिले में उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। कब? 1893 में। वहाँ जाकर उन्होंने समझो कि कई सारी घटनाएं हैं जो गांधी जी के बारे में हम तुम पहले भी बता चुके हैं, और वहाँ जाकर सत्याग्रह उन्होंने किया। सत्य और अहिंसा के बल पे काले लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ न्याय दिलाए, और 1915 ईस्वी में वहाँ से हमारे देश में वापस आए। जब हमारे देश में वापस आए तो 1915 ईस्वी में आने के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, और 1947 में देश को आज़ाद कराकर इन्होंने दम लिया। इसलिए 1915 से लेकर 1947 के काल को हम क्या कहते हैं? गांधी युग के नाम से जानते थे। ये गांधी जी की बात है बच्चे, जहाँ उनकी योगदान उस क्षेत्र में है। गांधी जी का मुख्य योगदान इस क्षेत्र में भी है, शिक्षा और संस्कृति। वो किस प्रकार की शिक्षा चाहते थे भारत में, कैसी संस्कृति चाहते थे, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विषय है कि भारत जैसे सबसे प्राचीन
और समृद्ध संस्कृति को जानते हुए यहाँ की शिक्षा का सर्वोत्तम विकास करना। गांधी जी कहते थे कि जिस भारत में हम लोग रहते हैं, ये भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था बच्चे, ये भारत विश्व गुरु हुआ करता था। यहाँ स्वामी विवेकानंद से लेकर दयानंद सरस्वती जैसे महान पुरुष हुआ करते थे। आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति, अरविंद घोष जैसे व्यक्ति तो उनके समकालीन ही थे बच्चे। मैंने कई लोगों की बातें चर्चा कराते हुए ये बताते हैं कि शुरू से भारत की समृद्धि रही है, तो अपने संस्कृति को जानो कि हम कौन थे और उसी के अनुसार यहाँ पे शिक्षा का विकास होना चाहिए। तो पात्र कौन है इसमें? तो महात्मा गांधी। इसमें महात्मा गांधी का विचार ही हम पढ़ेंगे बच्चे। 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय क्या है। माने गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसे कहेंगे हम? तो कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट करने से है। अर्थात मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं कि हमारे किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि समझ लो कि 2-3 चीज़ें, हमारा शरीर का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए और आत्मा का विकास होना चाहिए। आत्मा का विकास का मतलब क्या हुआ बच्चे? यदि तुम किसी दूसरे को कष्ट में देखते हो और तुम्हारी आत्मा को कष्ट होने लगे, अर्थात मानवता तुम्हारे अंदर है, तो वह शिक्षा है। आ रहा समझ में ना? ये ना कि कोई मर रहा है आज तुम बहुत मज़े ले रहे हो, आज तुम मेरा दुश्मन मर गया आज। ऐसा शिक्षा गांधी जी नहीं करते थे। गांधी जी कहते थे अपने मस्तिष्क का उच्चतम विकास करो। माने रीजनिंग शक्ति से लेकर जितना बुद्धि बढ़ाना है उतना बुद्धि बढ़ा लो, और साथ साथ अपने आत्मा का भी उच्चतम विकास करो। मतलब तुम्हारे पास यदि धन होता है तो पड़ोसी को सताओ मत, उसे भी मदद करो। इस प्रकार की अगर सोच है तुम्हारी तो समझो कि तुमने शिक्षा पाया है, और ऐसी सोच नहीं है तो शिक्षा नहीं पाया। उपनिषदों का सहारा लेकर, उपनिषद में भी मैंने बताया था बच्चे तुम्हें कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, वह ज्ञान भार के समान है जिसमें आचरण नहीं है। तो आचरण का विकास करते हो तुम बच्चे, तो वह समझ लो तुम्हारी आत्मा का विकास है। समझ में आ गया ना जी? अब आगे कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का ध्येय या उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को लिखेंगे। गांधी जी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण को मानते थे। गांधी जी याद रखेंगे, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या बोलते थे? चरित्र का निर्माण। तुम में से कोई भी स्टूडेंट जिस दिन तुम्हारा चारित्रिक पतन हो गया, तुम्हारे ऊपर लांछन लग गया, ये लड़का व्यभिचारी है, यह लड़का कैरेक्टर का ढीला है, तो समझ लो बच्चे कि उसे गांधी जी अच्छा शिक्षा नहीं मानते थे। तो गांधी जी कहते थे उनके अनुसार चरित्र निर्माण के द्वारा ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है और राष्ट्र विकसित हो सकता है। इसलिए शिक्षा का मूल ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। मतलब समझो कि अगर देश का अगर विकास करना है, समाज का विकास करना है, एक स्वस्थ समाज बनाना है, तो तुम्हें अपने प्राचीन काल के विरासत में लौटना होगा बच्चे। एक गांव में एक किसी बच्चे का मामा अगर चला जाए तो वो मामा सिर्फ अपने भांजे के लिए कुछ लेकर नहीं जाता था, अपने साथ कुछ लेकर जाता था और भी अगल बगल के बच्चों को देता था, जिसका नतीजा होता था गांव भर के बच्चे उसको क्या बोलते थे? मामा। एक जीजा जी चले जाते थे अगर ससुराल में तो गांव भर की लड़कियां उनको जीजा जी कहते थे बच्चे। लेकिन आज की सोसाइटी में चारित्रिक पतन हो गया है। अगर एक लड़की किसी को अगर जीजा जी कह दे, अपने पड़ोस के अगर बहन के पति को भी, तो उस व्यक्ति के मन में गलत धारणाएं आ जाती है, और जिसके वजह से सभी बच्चियां गांव के एक व्यक्ति को जो भले जीजा जी क्यों हैं उनको नहीं कहते हैं, सभी बच्चे मामा नहीं कहते हैं। पहले ये सब होता था बच्चे। तो गांधी जी कहते हैं कि चारित्रिक उन्नयन माने चरित्र का सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। पढ़ो, पढ़ने के बाद से तुम अपने चरित्र को इतना डेवलप कर लो बच्चे कि किसी की भी बेटी बहन अगर कोई तुम्हारे जिम्मे छोड़कर चला जाए तो तुम अपनी बेटी और बहन समझकर उसकी रक्षा करते हो। पूरे गांव के लोग तुम्हारी इज्जत मान सम्मान करेंगे बच्चे। और
परिवार की इज्जत बचेगी, गांव की इज्जत बचेगी और देश की भी इज्जत बची रहेगी बच्चे। इसीलिए चरित्र के विकास को सर्वोत्तम विकास माना है किसने? गांधी जी ने। तो शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी के अनुसार क्या होना चाहिए जी? चरित्र का उत्तम विकास। याद रखेंगे, एक कहावत अंग्रेजों ने भी कही है बच्चे, कहा गया है हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि नहीं समझो, फिर से सॉरी, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन अगर खो गया समझो कुछ नहीं खोया, धन तो फिर आ जाएगा। फिर कहता है हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य अगर गिर गया तुम्हारा, खो गया, तो समझो कि कुछ हुआ है, खो गया है हमारा। आ रहा समझ में ना जी? एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिस दिन आचरण गिर गया ना बच्चे, उस दिन तुम्हारा सब कुछ गिर गया। तुम किसी के नज़रों में नज़रें मिला के बात नहीं कर पाओगे। अपने ही पिता के सामने, माता के सामने तुम जाओगे तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी बच्चे कि मैं गलत काम किया हूँ, मैं पापी हूँ। समझ गया सभी? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, समझ गए? नेक्स्ट समझेंगे हम लोग गांधी जी की बढ़िया शिक्षा। ठीक से समझो, गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को सबसे उदात्त माने उन्नत और बढ़िया शिक्षा मानते थे। ध्यान से समझो, अहिंसक प्रतिरोध का मतलब, यदि तुम कहीं जाते या कोई तुम्हारा विरोध करता है तो विरोध करता है तो उठ के उसको 2 डंडा मार मत दो तुम लोग। आ रहा समझ में ना जी? गांधी जी कहते अहिंसक प्रतिरोध करो, डर के भागो मत, लेकिन हिंसा ना करो और उसका विरोध भी करो। वह शिक्षा का जरूरी अंग अक्षर ज्ञान को नहीं बल्कि सप्रेम, सत्य तथा अहिंसावादी नीति को मानते थे। वे कहते थे कि डिग्री लेने से शिक्षा नहीं मिलती है बच्चे। यदि तुम खूब डिग्री ले लिए हो, मैट्रिक, इंटर, BA, MA, B.Ed, M.Ed, PhD की डिग्री ले लिए हो और छोटे बच्चों को देखते हो घमंड में उससे बोलते हो, तो शिक्षा का मतलब कोई है जी? कोई डिग्री तुम्हारे पास नहीं है, आप मुंह से बोली ऐसे बोलते हो कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक अगर तुम्हारा सम्मान करते हैं तो वही असली शिक्षा है। वे कहते थे शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, अर्थात कोई व्यक्ति तुमसे घृणा करता है, नफरत करता है, तो तुम उसे क्या करो? प्रेम करो। सत्य से असत्य को, कोई बार बार असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, तो तुम उससे बार बार क्या बोलो? सत्य बोलो। कष्ट सहन से हिंसा को, और यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, तो कष्ट को सहो, बर्दाश्त करो। एक दिन वो व्यक्ति खुद सोच लेगा कि भाई इसको मैं मारा, तब भी ये व्यक्ति हमें कुछ नहीं कहा, अर्थात हमें उसे मारना नहीं चाहिए। और इस तरीके से कहता है कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीत सकें तथा जीतना सीख जाए। अतः वह चाहते थे कि बच्चे अक्षर ज्ञान माने वर्णमाला को जानने के पहले यह जान लें कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई है। उसके बाद वह वर्णमाला तथा संसारिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। माने किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या जानना होगा बच्चा? आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में बताया गया, आत्मा परम सत्य, परम ब्रह्म का अंश है। माने आत्मा परमात्मा का रूप है। और परमात्मा कौन है? ईश्वर है वो परमात्मा जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी चोरी नहीं करता है, जो कभी अन्याय नहीं करता है। उस आत्मा का अंश जब तुम्हारे अंदर है आत्मा के रूप में, परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी को कुविचार से नहीं देखना है, कुदृष्टि से नहीं देखना है। ये समस्त चीज़ें क्या है? आत्मा है। अब आगे कहते हैं कि मस्तिष्क और आत्मा का विकास। गांधी जी के अनुसार जब तक मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा का विकास नहीं होगा तब तक जीवन सार्थक नहीं होगा। इसे खूब बढ़िया समझेंगे कि मस्तिष्क और आत्मा का विकास कब होगा बच्चे? माने जब तक मनुष्य के मस्तिष्क
और आत्मा का विकास हम नहीं करते हैं तब तक जीवन सार्थक नहीं होता। यदि तुम बड़े हो जाते हो, खूब पैसे कमाते हो, ऑफिसर बन जाते हो और तुम्हारी आत्मा ही जीवित नहीं है, दूसरे के कष्ट को तुम कष्ट नहीं समझते हो, दूसरे के मजबूरी को मजबूरी नहीं समझते हो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं है। इसके लिए वे दस्तकारी शिक्षा, और वो कहते हैं कि इसके लिए क्या क्या तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। दस्तकारी शिक्षा तथा उत्पादन करने वाली शिक्षा पद्धति को बालक के लिए उपयोगी मानते थे। वे ऐसी शिक्षा बच्चों को देना चाहते थे जो जीवन में संतुष्टि लाए तथा मस्तिष्क और आत्मा को पूर्ण रूप से विकसित कर सके। गांधी जी शिक्षा के बारे में बताए हैं कि यदि तुम एजुकेशन लेना चाहते हो तो मस्तिष्क को उन्नत करो, आत्मा को विकसित करो, आत्मा परमात्मा का अंश है इसे समझने की कोशिश करो और ऐसा ज्ञान पाओ कि कल के डेट में जैसे दस्तकारी शिक्षा तुम करते हो, माने कि तुम बेकारी प्रथा तुम्हें देखने के लिए ना मिले। किसी चीज़ का निर्माण करना तुम सीख गए हो, उत्पादन करना सीख गए हो, कंपनी में काम करना हो तो किस तरीके से काम करोगे, किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसको किस तरीके से बढ़िया तरीके से उत्पादन करोगे, अच्छे तरीके से बिजनेस करना हो तो कैसे करोगे। माने पापड़ बनाना अगर सीखना हो, तिलौड़ी बनाना सीखना हो, अचार बनाना सीखना हो, अगरबत्ती बनाना सीखना हो, कालीन बनाना सीखना हो, ये समस्त कार्य करना भी तुम सीखो ताकि कल के डेट में तुम्हें नौकरी के लिए परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और आगे अंतिम चीज़ का पढ़ते हैं हम लोग बच्चे कि इंद्रियों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग सीखना। इंद्रियों के बारे में गांधी जी क्या कहें, तो गांधी जी ने बालक के शरीर और मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा के सर्वोत्तम विकास पर बल दिया है तथा इसके लिए इंद्रियों के बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग की बातें करते हैं। गांधी जी इंद्रियों के विकास के लिए आध्यात्मिक शिक्षा पर बल देते हुए बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। अब आखिर इंद्रियां क्या है बच्चे, तो समझो इंद्रियों के उपयोग के लिए वे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान की सही उपयोगिता बताने की बात करते हैं तथा कहते हैं कि इनकी उपयोगिता और श्रम की सही जानकारी से अच्छी शिक्षा मिल सकती है। गांधी जी बोलते हैं, ठीक से मेरे तरफ ध्यान दो बच्चे, कि यदि तुम्हें अच्छी शिक्षा चाहिए तो तुम्हें चाहिए कि अपने इंद्रियों का बुद्धिमत्तापूर्वक विकास करो। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां बच्चे, हाथ, तो हाथ से जो भी काम करो, क्या काम करो, अच्छा काम करो। पैर तुम्हारा जाना चाहिए तो अच्छे जगह पे जाना चाहिए, ना कि कहीं बुरे जगह पे तुम अपने पैर को लेकर चले जाओ। उसी प्रकार कहते हैं आँख, जो भी देखो अच्छी चीज़ें देखो। मानो मोबाइल निकालते हो तुम, किसी प्रश्न का उत्तर तुम्हें देखना है, अब बगल में एक फ़ोटो आ जाता है और हाथ ऐसे करता है, बार बार क्लिक 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 करते रहता है। तो गांधी जी बोलते हैं कि इंद्रियों का सही सदुपयोग करो। वो हाथ जब भी बार बार क्लिक कर रहा है समझ लो उसे मुझे देखना नहीं है, ये माया का जाल है जो हमें दूसरे तरफ लेके जा रहा है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे पता चला स्वर्ण राय खुल गई, अब स्वर्ण राय को देखने लगेगा तो उसका गाना है तो समझो कि और राय खुलने लगेगी। बच्चे उस सब से अपने आप को क्या करना है, दूर करना है। जिस समय मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी उस समय की बातें गांधी जी ये सब बताते हैं, तो अब तो मोबाइल आ गया तो अब समझ जाओगे ना जी। उसी प्रकार समझ लो नाक हमेशा एकदम खुशबू ही चाहता है बच्चे, और उसी प्रकार मुंह भी एकदम समझ लो बच्चे, इस पर भी नियंत्रण रखना है। ये ना कि मान लो तुम्हें पढ़ना है बच्चे, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खा के तुम काम चला सकते हो, और देख लिया कि मटन चिकन बना है तो एकदम 8 रोटी दबा दिया ऐसे कि नींद आ गई, सो गए, तभी इंद्रियों का तुमने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। ऐसे भी मीट मछली पे लोग ज़्यादा खाते ही हैं बच्चे, लेकिन हमें अपने ज्ञान इंद्रियों को क्या करना है, वश में करना है। आगे कहता है अंतिम क्वेश्चन के साथ ही ये लेसन समाप्त होता है बच्चे, कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, माने कैसा सामंजस्य गांधी जी चाहते हैं। कहते गांधी जी भारतीय संस्कृति को कई संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक मानते हैं जो हिंदुस्तान में अपना पैर जमा लिए हैं। वे भारत में स्वदेशी संस्कृति पर ज़्यादा बल देते हैं तथा यहाँ के संस्कृति में शांति, एकता, अहिंसा तथा सहिष्णुता के अनमोल तत्वों के मिला जुला रूप होने की बात करते हैं।
गांधी जी कहते हैं कि जिस भारत की हम बात करते हैं उस भारत में कई प्रकार की संस्कृतियां आ गई है बच्चे। जैसे हमारे देश में पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, हूण भी आए, यूनानी भी आए, फ्रांसीसी भी आए, तुर्क भी आए, अंग्रेज़ भी आए, डेनमार्क वाले भी आए, विभिन्न प्रकार अरब भी आए, इस तरीके से समझ लो कई सारे आए और सब ने अपनी अपनी संस्कृति जारी कर दी। लेकिन हमें कौन सी संस्कृति चाहिए? एक ऐसी संस्कृति जहाँ न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, जहाँ सिर्फ मानव की संस्कृति होनी चाहिए। आ रहा समझ में ना जी? और मानव की संस्कृति होते हुए हमें अपने देश में शांति कायम करना है, एकता कायम करना है, अहिंसा कायम करना है और सहिष्णुता के साथ रहना है। सहिष्णुता क्या है बच्चे? मैं बताया था, किसी भी दूसरे धर्म को, जाति को, लिंग को, संप्रदाय को अपने जैसा समझना सहिष्णुता कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोग अपने को दूसरे से बेहतर समझने लगते हैं तो उसे हम असहिष्णुता कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? तो गांधी जी सहिष्णु भारत की बात करते हैं, एक मिले जुले संस्कृति की बात करते हैं जहाँ न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, सभी भाई भाई रहेंगे, सभी भाईचारे पर मानवता के आधार पे एक दूसरे की मदद करेंगे, टिके रहेंगे। तो इस तरह के सामंजस्य को गांधी जी सबसे बेहतर समझते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक, ये लेसन समाप्त हुआ बच्चे, शिक्षा और संस्कृति। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब जो भी पूछा जाएगा बता दोगे? क्या क्या मुख्य क्वेश्चन रहेगा? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय क्या है? तो यह जो पैराग्राफ लिखवाए हैं उससे लिख लेना, अपने मन से 2 लाइन लिख लेना। और फिर कहते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो चरित्र का सर्वोत्तम निर्माण ही क्या होना चाहिए? शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी की बढ़िया शिक्षा क्या है? और उसी के बाद अगर एक क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और आत्मा के विकास से क्या समझते हैं गांधी जी के अनुसार, ये भी लिख लेंगे हम लोग। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं ये लिखते हैं। इंद्रियों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग कैसे सीखेंगे हम, ये जान लेते हैं। तो ये लेसन समाप्त हो जाता है बच्चे।